सो हेलो हे हाय माई सेल्फ मीनू एंड अभी हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ मिक्स्ड एमसीक्यूज ऑफ रेडियोलॉजी. सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट विथ रिगार्ड टू असिस्टिंग ए पेशेंट फ्रॉम ए व्हील चेयर टू एन एक्सरे टेबल. तो पूछ रहे हैं कि क्या स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग जब पेशेंट को असिस्ट कर रहे होते हैं व्हील चेयर से एक्सरे टेबल में लेने के लिए. तो उसके बारे में पूछा है. व्हील चेयर शुड बी पैरेलल विद द एक्सरे टेबल. व्हील चेयर शुड बी 45 डिग्रीज टू द एक्सरे टेबल. व्हील चेयर शुड डायरेक्टली फेस द एक्सरे टेबल एंड व्हील चेयर footrest should be folded down for foot support during transfer. तो ये पूछ रहा है कि इसमें क्या सही है. तो व्हील चेयर शुड बी 45 डिग्रीज टू द एक्सरे टेबल, ये आपका पॉइंट सही है. व्हेन हेल्पिंग, जब हम पेशेंट को हेल्प कर रहे होते हैं व्हील चेयर से, तो पहले तो उसको लॉक होना चाहिए. व्हील चेयर से जब पेशेंट को उठाते हैं, अगर लॉक नहीं होगा तो व्हील चेयर एकदम से गिरा सकती है पेशेंट को. एंड जो फुट रेस्ट है उसको ऊपर की तरफ उठा देना है, पैर नीचे अपना पेशेंट के कर देने हैं. फिर जो व्हील चेयर है उसको हम लोग 45 डिग्री पे रखेंगे एक्सरे टेबल या बेड से. फिर उसको पेशेंट की जो स्ट्रॉन्गर साइड है उसको क्लोज लाएंगे टुवर्ड्स एक्सरे टेबल. स्ट्रॉन्ग साइड एक्सरे टेबल के पास लाएंगे. फिर रिटर्निंग टू द पेशेंट हम व्हील चेयर को हटाएंगे एंड पेशेंट को बिठाएंगे. एंड फुट रेस्ट है, फिर उसको नीचे कर देंगे. फिर उसमें पेशेंट का पैर रखवा सकते हैं. ऐसे होता है सिस्टम. ठीक है. सो इन हर स्टडीज ऑन डेथ एंड डाइंग, Dr. Elizabeth Kubler-Ross described the first stage of grieving process as. तो फर्स्ट प्रोसेस क्या है, तो इस पे पूछ रहे हैं कि फर्स्ट स्टेज ऑफ ग्रीविंग प्रोसेस का क्या होता है अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर एलिजाबेथ कॉबलर रॉस की थ्योरी के हिसाब से. तो फर्स्ट स्टेज इसका होता है आपका डिनायल. तो पहला आपका स्टेज डिनाइल या आइसोलेशन भी इसको बोलते हैं. आइसोलेशन होता है जिसमें कि इंडिविजुअल जो रिफ्यूज या एक्सेप्ट करता है ए थॉट ऑफ लॉस ऑफ डेथ का. एंड जो सेकेंड स्टेप है इसका वो होता है एंगर होता है सेकेंड स्टेप, जिसमें कि इंडिविजुअल अटेम्प्ट करता है डील करने के लिए फीलिंग्स के साथ. हेल्पलेसनेस जो होती है तो उसमें गुस्सा आता है. एंड फिर नेक्स्ट स्टेप होता है बार्गेनिंग. तो बार्गेनिंग मतलब कि पेशेंट बिहेव करता है, बीइंग गुड बनने की कोशिश करता है, बैलेंस करने की कोशिश करता है, जिससे कि जो उसका लॉस हुआ है उससे थोड़ा सा मैनेज कर सके. एंड अगर इंडिविजुअल एक्नॉलेज करता है दिस, इसको समझ गया तो ठीक है. अगर वो उसको एक्नॉलेज नहीं कर पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है, तो डिप्रेशन की तरफ फिर आगे बढ़ने लगता है. तो नेक्स्ट स्टेप होता है इसका डिप्रेशन. तो डिप्रेशन एक्सेप्टेंस की तरफ होता है वेयर द इंडिविजुअल बिगिंस टू डील विथ फेट और लॉस. अपने विश्वास या फिर लॉस की तरफ जब वो बढ़ने लगता है. And you and fellow radiographer have received an unconscious patient from a motor vehicle accident. As you perform the examination, it is important that refer to the patients by name. Make only those statements that you would make them conscious patients. Make with a conscious patient and reassure that the patient about what you are doing. ठीक है. तो इसमें रीअश्योरेंस वगैरह का ये पूछ रहा है कि अगर पेशेंट आया है मोटर व्हीकल एक्सीडेंट का तो उसमें आप क्या करेंगे. तो इसमें आपको तीनों चीज़ें करेंगे. रेफ़र करेंगे पेशेंट को बाय नेम से. मेक ओनली दोज स्टेटमेंट्स दैट यू वुड मेक विद ए कॉन्शियस पेशेंट के साथ. रीअश्योर करेंगे पेशेंट को अबाउट व्हाट यू आर डूइंग, बताएंगे कि हम क्या कर रहे हैं. तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी. ठीक है. अ कैथार्टिक इज़ यूज टू. ए कैथार्टिक्स जो होता है वो किसके लिए यूज़ होता है.
तो कैथार्टिक्स जो होता है स्टिमुलेट करता है डिफिकेशन को एंड आर यूज्ड फॉर प्रिपरेशन फॉर रेडियोलॉजिक जो एग्जामिनेशंस होते हैं वो लार्ज बाउल के उसके लिए यूज होता है। ठीक है। एंड जो डायरेटिक्स होते हैं वो यूज होते हैं प्रमोट करने के लिए यूरिन एलिमिनेशन को, यूरिन को डायरेटिक्स बढ़ा देते हैं जिससे कि आपका टिश्यू में जो रिटेंशन होता है एक्सेसिव फ्लूइड्स का वो निकल जाता है। एमेटिक्स होते हैं जिससे कि वॉमिटिंग हो जाती है। एंड एंटीटसिव्स होते हैं जिससे कि आपकी कफिंग यानी कि खांसी को रोका जा सकता है। तो आपका कैथार्टिक जो है क्या होता है स्टिमुलेट करता है डेफिकेशन को। ठीक है। और जो इनिबिट करता है उनको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंटीटसिव्स। ओके। एंड जो स्टिमुलेट करता है डेफिकेशन को वो होता है आपका कैथार्टिक। एंड जो प्रमोट करता है एलिमिनेशन ऑफ यूरिन को तो ये होते हैं आपके डायरेटिक्स। एंड जो इंड्यूस करता है वॉमिटिंग को तो ये होते हैं आपके एमेटिक्स। क्या होते हैं, एमेटिक्स। Another term used for to describe nosocomial infection, nosocomial infection जो होते हैं उसको किस और टर्म्स के जानते हैं तो नोजोकोमियल इन्फेक्शन जो होते हैं वो है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होते हैं, हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस होते हैं। ठीक है। तो जो हेल्थ केयर एक्वायर्ड इन्फेक्शंस होते हैं उनको नोजोकोमियल इन्फेक्शंस भी बोलते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the needle angle usually recommended for intravenous injection? इंट्रावेनस आईवी इंजेक्शंस के लिए कितने एंगल का नीडल का एंगल बनाना ज़रूरी होता है? तो इसमें आपका जो आईवी के लिए 15 डिग्री का एंगल रिक्वायर्ड होता है। एंड इसमें इंट्रामस्कुलर जो होता है उसमें कितने डिग्री का, उसमें इंट्रामस्कुलर में आपका 90 डिग्री का रिक्वायर्ड होता है। एंड जो 45 डिग्री होता है वो किस में होता है, ये सब क्यूटेनियस में होता है रिक्वायर्ड। एंड ऐसे होता है। ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। द बिलीव दैट वंस ओन कल्चरल वेज आर सुपीरियर टू एनी अदर इज टर्म्ड एज। अगर कोई सोचता है कि उसके कल्चरल वेज ज़्यादा सुपीरियर है किसी और कल्चर से तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं एथनोसेंट्रिज्म। मतलब अपना ही कल्चर मेन सबसे अच्छा है ऐसा दिखाते हैं। पोटेंशियल वायलेशन ऑफ हिप्पा स्टैंडर्ड्स इंक्लूड द फॉलोइंग। हिप्पा आपका क्या है, ये हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट है। तो इसका वायलेशन बोल रहे हैं क्या है, प्रोटेक्टेड हेल्थ केयर इंफॉर्मेशन is accessible to hospital employees only. A copy of authorized for release of medical information is kept on file and patient information computer files must be encrypted. तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन बताना है कौन सा है। तो पोटेंशियल वायलेशन क्या है, क्या प्रोटेक्टेड हेल्थ केयर इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल होना चाहिए सिर्फ हेल्थ केयर एम्प्लॉयज़ को, गलत है। A copy authorization released of medical information is kept on file, ये भी गलत है आपका, ये भी वायलेशन है। पेशेंट इंफॉर्मेशन और कंप्यूटर फाइल्स मस्ट बी इनक्रिप्टेड। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 and 3 ऑल। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following may be used to effectively reduce the viscosity of contrast media? कंट्रास्ट मीडिया की विस्कोसिटी को रिड्यूस करने के लिए क्या यूज होता है? वार्मिंग, रेफ्रिजरेशन, स्टोरेज एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर, स्टोरेज इन ए कोल्ड ड्राई प्लेस। तो वार्मिंग यूज़ होती है हमारी किस चीज़ के लिए, रिड्यूस करने के लिए विस्कोसिटी ऑफ कंट्रास्ट मीडिया। ठीक है। आयोडीनेटेड जो कंट्रास्ट मीडिया होते हैं वो विस्कस हो जाते हैं। विस्कस का मतलब होता है थिक या स्टिकी। विस्कोसिटी कम करने का मतलब क्या है, उसकी जो थिकनेस को हल्का सा कम करना। विस्कस का मतलब होता है थिक या फिर स्टिकी एंड एट ए नॉर्मल टेम्परेचर। तो इसको
कम करने के लिए हम लोग इसको हल्का सा वार्म करते हैं। ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। द टाइप ऑफ शॉक ऑफन एसोसिएटेड विथ पल्मोनरी एम्बोलिज्म और मायोकार्डियल इन्फॉक्शन इज क्लासिफाइड एज। किस टाइप का शॉक एसोसिएटेड होता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म से या फिर मायोकार्डियल इन्फॉक्शन से, जो पूछ रहा है। तो आपका कार्डियोजेनिक शॉक जो होता है वो इन्वॉल्व होता है विद द पल्मोनरी एम्बोलिज्म एंड मायोकार्डियल इन्फॉक्शन। कार्डियोजेनिक शॉक क्या होता है, ये इंटरफेरेंस होता है विद द हार्ट फंक्शन। इसमें आपका कार्डियक टेम्पोनेट, पल्मोनरी एम्बोलस या फिर मायोकार्डियल इन्फॉक्शन वगैरह हो सकता है। एंड हाइपोवॉल्यूमिक शॉक क्या होता है, रिलेटेड होता है विद द लॉस ऑफ, जिसमें काफ़ी वॉल्यूम आपका ब्लड का या फिर फ्लूइड का लॉस हो जाता है, तो उसमें आपका हाइपोवॉल्यूमिक शॉक होता है। ये किस कंडीशन में हो सकता है, जब आपका ट्रॉमा वगैरह हुआ हो, हैमरेज हो या इंटरनल ब्लीडिंग, तो उसमें आपका। एंड न्यूरोजेनिक शॉक क्या है, ये होता है एसोसिएटेड होता है विद द पूलिंग ऑफ ब्लड इन पेरिफेरल वेसल्स। ये किस केसेस में होता है, ये न्यूरोजेनिक जो शॉक होता है ये ट्रॉमा केस में होता है, जिसमें सीएनएस आपका दिक्कत, सीएनएस इंजर्ड होता है, जिसमें डिक्रीज्ड आर्टीरियल रेजिस्टेंस होता है, पूलिंग ऑफ ब्लड इन पेरिफेरल वेसल्स होता है। सेप्टिक शॉक क्या है, सेप्टिक शॉक होता है आपका एनाफाइलेक्टिक शॉक, जो कि जनरली वैसोजेनिक शॉक होता है। ठीक है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी इंक्लूडेड इन ए पेशेंट्स मेडिकल रिकॉर्ड और चार्ट। तो किसको इंक्लूड करेंगे पेशेंट्स के मेडिकल रिकॉर्ड या चार्ट में, ये पूछा जा रहा है। डायग्नोस्टिक एंड थेराप्यूटिक ऑर्डर्स, मेडिकल हिस्ट्री, इन्फॉर्म्ड कंसेंट। तो इसमें आपका तीनों चीज़ें मेडिकल चार्ट में होंगी। डायग्नोस्टिक एंड थेराप्यूटिक ऑर्डर्स होंगे, मेडिकल हिस्ट्री होगी एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट भी होगा। What type of precautions prevent the spread of infectious agents in droplet form? किस टाइप का प्रिकॉशंस प्रिवेंट करते हैं स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट्स का इन ड्रॉपलेट फॉर्म में, ये पूछ रहे हैं। तो एयरबॉर्न प्रिकॉशंस यूज होते हैं ड्रॉपलेट के फॉर्म के लिए। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, PYQ, ये आ रखा है किसी एग्ज़ाम में। ठीक है। यानी ये किस कंडीशन में यूज़ होता है, TB वगैरह में यूज़ होता है। ठीक है। कैटेगरी जैसे जो ये ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशंस, एयरबॉर्न, ड्रॉपलेट एंड कॉन्टैक्ट, 3 टाइप के होते हैं। तो इसमें आपके जो गाइडलाइंस हैं वो फॉलो करनी होती है। एयरबॉर्न प्रिकॉशंस जो होते हैं उनको इन्फेक्टेड, जैसे TB का पेशेंट है, चिकन पॉक्स या फिर मीजल्स का पेशेंट है, उसमें एयरबॉर्न प्रिकॉशंस लेते हैं। एयरबॉर्न प्रिकॉशन क्या होते हैं, इसमें मास्क यूज करना, स्ट्रिंग मास्क टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ ब्रोंकियल सिक्रीशंस और अदर पैथोजेंस ड्यूरिंग कफिंग। कफिंग से जो निकलते हैं उसको इस स्प्रेड को रोकने के लिए मास्क यूज करते हैं। अगर पेशेंट अनेबल है या पहनने के लिए मास्क, तो रेडियोग्राफर उसको मास्क पहनाएगा। एंड पेशेंट जो एयरबॉर्न प्रिकॉशंस होते हैं उसके लिए N95 पार्टिकुलेट रेस्पिरेटर मास्क भी आते हैं, उसको भी यूज करते हैं। एंड रेडियोग्राफर को भी पहनना होता है ग्लव्स वगैरह भी एंड गाउन, जिससे कि आपका कंटामिनेशन पेशेंट टू पेशेंट नहीं होगा एंड आपको भी नहीं होगा। ठीक है। एंड जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होते हैं वो एक्सपेल्ड होते हैं फ्रॉम द पेशेंट वाइल स्पीकिंग, स्नीजिंग या फिर कफिंग। ड्रॉपलेट वाले जब बोल रहा है पेशेंट या स्नीज कर रहा है या कफ कर रहा है तब होता है। एंड द पैथोजेनिक ड्रॉपलेट जो होते हैं इन्फेक्ट करते हैं दूसरे पेशेंट्स को कॉन्टैक्ट से, माउथ या नेजल म्यूकोसा से, कंजक्टाइवा से, जैसे रुबेला, मम्प्स, इन्फ्लुएंजा वगैरह, ये आपके ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के क्या एग्जांपल है, रुबेला, मम्प्स, इन्फ्लुएंजा, ये सब। ठीक है। एंड इसमें आपका प्राइवेट रूम की रिक्वायरमेंट होती है। हेल्थ केयर प्रिकॉशंस को वियर करना होता है, स्टिंग मास्क एंड
गाउन पहनना होता है, ग्लव्स की नीड होती है, ठीक है। एनी डिसीज़ जो कि डायरेक्ट या क्लोज कॉन्टैक्ट से फैलती है वो होती है MRS से, कंजक्टिवाइटिस, हेपेटाइटिस ए, इसमें आपका कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन की ज़रूरत होती है। कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन क्या होते हैं, ये रिक्वायर करते हैं प्राइवेट पेशेंट रूम को एंड यूज़ ऑफ ग्लव्स को, गाउन, इसमें आपका मास्क भी ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरीके से होते हैं, ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following condition must be met in order for patient consent to be valid? Patient consent के बारे में पूछ रहे हैं। Valid situation: the patient must sign the consent before receiving sedation. Physician named on the consent form must perform the procedure. Blank spaces on the form must be completed by the physician after patient's signature. तो ये पूछ रहा है इसमें क्या कंडीशन सही है। तो जो पेशेंट को सेडेशन से पहले साइन कंसेंट फॉर्म में लेना, ये सही है। फिजिशियन नेम होना चाहिए, ये भी सही है। ब्लैंक स्पेसेस ऑन द फॉर्म मस्ट बी कंप्लीटेड बाय द फिजिशियन आफ्टर पेशेंट सिग्नेचर, तो ये गलत है। ये सब पहले किया जाता है। करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। एंड कंसेंट लेना ज़रूरी होता है बिफोर एनी सच प्रोसीजर्स। एंड एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपका क्या क्या आता है, अपीयरेंस, आई कॉन्टेक्ट एंड टच। सो नॉन वर्बल में आते हैं आपके तीनों, अपीयरेंस भी, आई कॉन्टेक्ट भी एंड टच भी। ईच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फोमाइट एक्सेप्ट, बाकी सभी एग्जाम्पल हैं फोमाइट के, एक्सेप्ट क्या नहीं है ये पूछ रहा है। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म होते हैं, इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज़म, जो कि आपके किसी भी उसमें रह जाते हैं, जैसे कि यूटेंसिल्स में, डोर नॉब में, आईवी पोल में, तो उसको फोमाइट बोलते हैं। तो इसमें जो एग्जाम्पल पूछा है, डोर नॉब, टिक, स्पून एंड टेबल, तो आपका जो टिक है ये आपका फोमाइट का एग्जाम्पल नहीं होगा, क्योंकि ये तो आपका वेक्टर है, ये सब आपके फोमाइट हैं, ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग लीगल फ्रेजेस डिफाइन करते हैं सर्कमस्टेंसेज इन विच बोथ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स एंड पेशेंट्स एक्शंस कंट्रीब्यूटेड टू एन इंजूरियस आउटकम। कौन सा लीगल फ्रेज है जो कि डिफाइन करता है सर्कमस्टेंस को जिसमें कि हेल्थ केयर के प्रोवाइडर और पेशेंट्स के एक्शन कंट्रीब्यूट करेंगे इंजूरियस आउटकम, इंटेंशनल मिसकंडक्ट, कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, ग्रॉस नेग्लिजेंस या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसमें आपका कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस जो है वो इंजूरियस आउटकम को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द फर्स्ट ट्रीटमेंट फॉर एक्स्ट्रावेजेशन ऑफ कंट्रास्ट मीडिया ड्यूरिंग आईवी इंजेक्शन। जब आईवी इंजेक्ट करते हैं तो कंट्रास्ट जब आपकी वेंस में चला जाता है तो उसको एक्स्ट्रावेजेशन बोलते हैं। तो इसका पूछ रहे हैं फर्स्ट ट्रीटमेंट क्या होगा आपका एक्स्ट्रावेजेशन का। हॉट कंप्रेस, कोल्ड कंप्रेस, अप्लाई प्रेशर टू द वेन अंटिल ब्लीडिंग स्टॉप्स। करेक्ट आंसर है ये। रिमूव नीडल एंड लोकेट स्टडर वेन इमीडिएटली। करेक्ट ऑप्शन आपका ये है। आपको इस कंडीशन में एक्स्ट्रावेजेशन कंट्रास्ट मीडिया जो होता है सराउंडिंग टिश्यू वो पोटेंशियली वेरी पेनफुल होता है एंड नीडल जो होती है शुड बी रिमूव होनी चाहिए एंड द एक्स्ट्रावेजेशन जो है उसको आपको मतलब तुरंत प्रेशर अप्लाई करना है, फिर उसको आपको वेन से जब तक कि ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो जाती तब तक उसको नहीं हटाना, ठीक है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग डायस्टोलिक प्रेशर रीडिंग्स माइट इंडिकेट हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन कौन सी रीडिंग आपकी इंडिकेट करती है, तो हाइपरटेंशन आपकी 100 मिलीमीटर HG जो है ये इंडिकेट करती है। तो जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर की रेंज होती है वो 90 to 120 HG सिस्टोलिक होती है एंड 50 to 70 डायस्टोलिक होती है। 50 to 70 डायस्टोलिक, तो इसमें डायस्टोलिक पूछ रहा है
तो ये डायस्टोलिक 100 जो हो गया ये आपका हो जाएगा ज़्यादा, तो ये हाइपरटेंशन की रेंज में चला जाएगा। ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। टू रिड्यूस द बैक स्ट्रेन दैट कैन रिजल्ट फ्रॉम मूविंग हैवी ऑब्जेक्ट्स द रेडियोग्राफर शुड, अगर बैक स्ट्रेन आ गया हैवी ऑब्जेक्ट उठाने की वजह से तो रेडियोग्राफर को क्या करना है ये पूछा जा रहा है। होल्ड ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम हिज और हर बॉडी व्हेन लिफ्टिंग, बेंड एट द वेस्ट एंड पुल द ऑब्जेक्ट एंड पुश द ऑब्जेक्ट पूछ रहे हैं, तो पुश करेंगे ऑब्जेक्ट को, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो जब हैवी ऑब्जेक्ट उठा रहे हैं तो उसमें सेवरल कुछ तरीके होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं, जिसमें कि कैरी करेंगे हैवी ऑब्जेक्ट को तो इसको पास से, बॉडी के पास से उठाएंगे, और जो बैक है उसको स्ट्रेट रखेंगे और ट्विस्टिंग को अवॉइड करेंगे, और जब उठाएंगे ऑब्जेक्ट को तो बेंड करेंगे नीज़ को एंड लेग्स को यूज करेंगे, एब्डोमिनल मसल्स को उसको उठाने के लिए यूज करेंगे। व्हेनेवर पॉसिबल पुश करेंगे या फिर रोल करेंगे हैवी ऑब्जेक्ट्स को रेदर देन पुलिंग और लिफ्टिंग, उसको पुश या रोल करेंगे, उसको पुल या लिफ्ट नहीं करेंगे। ठीक है, एंड ऑल द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ऑक्सीजन डिलीवरी आर ट्रू एक्सेप्ट, ऑक्सीजन डिलीवरी के रिगार्डिंग सभी सही हैं एक्सेप्ट क्या गलत है, ये है तो आपका ऑक्सीजन may be ordered continuously or as needed by the patient. The rate and mode delivery must be part of a physician's order, and oxygen is classified as a drug and must be prescribed by a physician. तो ये भी सही है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा डी, नन ऑफ द अबव दे ऑल आर ट्रू एक्सेप्ट पूछा है। एंड इफ़ एन इमरजेंसी ट्रॉमा पेशेंट एक्सपीरियंसेस हेमरेज फ्रॉम लेग इंजरी द रेडियोग्राफर शुड, उसको हेमरेज हो रहा है, हेमरेजिंग हो रहा है लेग इंजरी में, तो रेडियोग्राफर को क्या करना है इस ऐसे केस में, अप्लाई प्रेशर टू द ब्लीडिंग साइड, तो प्रेशर अप्लाई करेंगे, एंड कॉल द इमरजेंसी डिपार्टमेंट फॉर असिस्टेंट, ये भी सही है, अप्लाई प्रेशर बैंडेज एंड कंप्लीट द एग्जामिनेशन, ये गलत है, आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2। ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। गैस प्रोड्यूसिंग पाउडर और क्रिस्टल्स यूजुअली आर इंजेस्टेड प्रिलिमिनरी टू विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जामिनेशंस, जो गैस प्रोड्यूसिंग पाउडर या क्रिस्टल होते हैं उनको यूजुअली इंजेस्ट करते हैं प्रीलिम जो हम लेते हैं ये किस एग्जामिनेशंस में करते हैं ये पूछ रहे हैं, तो ये हम करते हैं डबल कंट्रास्ट जीआई सीरीज में करते हैं। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू द सीडीसी ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रिकॉशंस गाइडलाइंस आर ट्रू एक्सेप्ट, बाकी सभी सही हैं एक्सेप्ट कौन सी गलत है ये पूछ रहे हैं। एयरबॉर्न प्रिकॉशंस रिक्वायर दैट पेशेंट वियर ए मास्क, ये तो सही है। मास्क आर इंडिकेटेड व्हेन केयरिंग फॉर पेशेंट्स ऑन एमआरएसए प्रिकॉशन, सही है। पेशेंट्स अंडर एमआरएसए प्रिकॉशन रिक्वायर ए नेगेटिव प्रेशर रूम, ये आपका गलत है। तो अकॉर्डिंग टू दी आपका क्वेश्चन ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा क्योंकि इन्होंने पूछा है एक्सेप्ट। सो मास्क आर इंडिकेटेड व्हेन केयरिंग फॉर पेशेंट ऑन ड्रॉपलेट प्रिकॉशन, तो इसमें भी आपको मास्क की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, एंड रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड, तो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के रूट पूछ रहे हैं सबलिंगुअल, टॉपिकल, पैरेंट्रल, तो आपके ये सभी रूट्स होते हैं, सबलिंगुअल भी देते हैं, टॉपिकल भी देते हैं, पैरेंट्रल भी देते हैं। पैरेंट्रल का मतलब होता है अदर देन डाइजेस्टिव रूट, ठीक है, मतलब डाइजेस्टिव रूट के अलावा जो रूट होते हैं उसको पैरेंट्रल बोलते हैं। सो यू आर वर्किंग इन द आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, ओपीडी में आप काम कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं एक पेशेंट को जो कि कंप्लेन कर रहा है पेन इन राइट हिप जॉइंट एंड रिक्विजिशन आस्क फॉर द लेफ्ट फीमर एग्जामिनेशन, राइट हिप में उसका पेन है एंड लेफ्ट फीमर का एग्जामिनेशन लिख के आए, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे, परफॉर्म कर देंगे राइट हिप का एग्जामिनेशन, लेफ्ट का या कर देंगे, या फिर परफॉर्म करेंगे दोनों का, या फिर चेक करेंगे विथ रेफरिंग
फिजिशियन के साथ आप ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। एक बार फिजिशियन से क्लियर कर लेंगे कि उसने गलती से कर दिया है या फिर वो कुछ ऐसा देखना चाह रहा है, तो इसको आपको बात करनी है, ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। वाइल परफॉर्मिंग mobile radiography on a patient, you note that requisition for is for chest image to check placement of Swan-Ganz catheter and Swan-Ganz catheter is a Swan-Ganz catheter जो होता है ये क्या है, ये पूछ रहा है। तो ये आपका एक तरीके का आईवी कैथेटर होता है। स्वानगंज कैथेटर जो स्पेसिफिक टाइप का आईवी कैथेटर होता है, ये मेजर करता है पंपिंग एबिलिटी ऑफ द हार्ट को टू ऑब्टेन प्रेशर रीडिंग्स एंड टू इंट्रोड्यूस मेडिकेशंस एंड आईवी फ्लूइड्स, ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्नोस्टिक एग्जामिनेशंस रिक्वायर्स रिस्ट्रिक्शंस ऑफ ए पेशेंट्स डाइट। पेशेंट डाइट के रिस्ट्रिक्शंस किस में ज़रूरी होती हैं? बेरियम एनिमा, पाइलोग्राम, मेटास्टैटिक सर्जरी। तो ये आपका बेरियम एनिमा एंड पाइलोग्राम में ज़रूरी होती हैं। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेडियोग्राफर मस्ट परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर्स प्रियर टू entering a contact isolation room with a mobile X-ray unit. Put on gown and gloves only. Put on gown, gloves, mask and cap. Clean the mobile X-ray unit. तो इसमें आपका पूछ रहा है कौन से ऑप्शंस आपके करेक्ट हैं। तो अगर हम जा रहे हैं किसमें, कॉन्टैक्ट आइसोलेशन रूम में, तो हमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, गाउन एंड ग्लव्स आपको पहन के रखना है, ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल्स ऑफ एनजी ट्यूब इंक्लूड्स। नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब के एग्जाम्पल्स पूछे जा रहे हैं यहाँ पे आपसे। स्वानगंज ये तो आईवी ट्यूब है आपकी। सलेम, सम्प एंड लेविन, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है? सलेम, सम्प एंड लेविन जो है ये आपकी एनजी ट्यूब की एग्जाम्पल हैं दोनों, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। एंड ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सेंट्रल वेनस लाइंस एक्सेप्ट, बाकी सभी सेंट्रल वेनस लाइंस हैं, एक्सेप्ट मतलब कौन सी नहीं है? तो पोर्टा कैथ, पिक्ट एंड स्वानगंज एंड सलेम सम्प। तो आपका सलेम सम्प जो है ये सेंट्रल वेनस लाइन नहीं है, ये क्या है? एनजी ट्यूब है आपकी। एंड पोर्टा कैथ एंड पिक्ट एंड ये स्वानगंज ये सभी आपकी सेंट्रल वेनस लाइंस हैं, ठीक है। लेविन एंड सलेम सम्प आपकी एनजी ट्यूब होती हैं। एंड द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन का पूछा जा रहा है। ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट, पॉस्चराइजेशन, फ्रीजिंग। तो इसमें मोस्ट इफेक्टिव क्या तरीका है आपका? है मॉइस्ट हीट जो होती है, ये स्टरलाइजेशन का मोस्ट इफेक्टिव तरीका होता है, ठीक है। लेट्स सी अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो। तो कंडीशन इन विच pulmonary alveoli lose their elasticity and become permanently inflated causing the patient to consciously exhale is, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? तो इस कंडीशन को एम्पाइसेमा बोलते हैं। एम्पाइसेमा जो एक डिसऑर्डर है लॉन्ग टर्म इरिटेशन ऑफ द ब्रोंकियल पैसेज की वजह से होती है, एयर पोल्यूशन और सिगरेट स्मोकिंग की वजह से ये होता है। एम्पाइसेमा जो पेशेंट होते हैं एक्सेल अनेबल हो जाते हैं एक्सेल करने में नॉर्मली, एंड इसकी वजह से लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ एल्वेलर वॉल्स हो जाती है। एम्पाइसेमा पेशेंट ऑक्सीजन अगर लेते हैं तो यूजुअली एडमिनिस्टर होती है एट ए वेरी स्लो रेट में, क्योंकि जो रेस्पिरेशंस हैं आर कंट्रोल हो जाते हैं बाय द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड, ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नोजोकोमियल इन्फेक्शंस आर दोज एक्वायर्ड फ्रॉम। नोजोकोमियल इन्फेक्शंस क्या होते हैं, वो कहाँ से एक्वायर्ड होते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो नोजोकोमियल आपके हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस होते हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ से एक्वायर्ड होते हैं, फिजिशियन से भी होते हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका ए एंड बी हो जाएगा। तो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वेनस डिवाइस कैन बी यूज्ड फॉर ए पेशेंट रिक्वायरिंग
IV इंजेक्शंस एट फ्रीक्वेंट एंड रेगुलर इंटरवल्स। कौन सी वेनस डिवाइस जो होती है वो जरूर यूज़ होती है पेशेंट के लिए, जो कि रिक्वायर करती है IV इंजेक्शन को फ्रीक्वेंट या रेगुलर इंटरवल्स पे, ये पूछ रहा है। तो बटरफ्लाई नीडल, इंटरमिटेंट इंजेक्शन पोर्ट, IV इन्फ्यूजन, हाइपोडर्मिक नीडल। तो करेक्ट ऑप्शन है इंटरमिटेंट इंजेक्शन पोर्ट। ठीक है, तो आपका जो इंटरमिटेंट इंजेक्शन पोर्ट होता है ये सलाइन लॉक या हेपेरिन लॉक होता है। इंटरमिटेंट इंजेक्शन पोर्ट यूज किस लिए होते हैं? ये पेशेंट जो रिक्वायर करता है फ्रीक्वेंट या रेगुलर इंजेक्शन को, तब ये यूज होते हैं। एंड इंट्रावेनस कैथेटर जो होता है ये वेन में इंट्रोड्यूस किया जाता है, और एक्सटर्नल अडेप्टर होता है विद डायफ्राम जो कि अलाउ करता है फॉर रिपीटेड इंजेक्शंस को। ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इन्फॉर्म्ड कंसेंट आर ट्रू एक्सेप्ट। बाकी सभी सही एक्सेप्ट एक गलत है, ये पूछा जा रहा है आपसे। इन्फॉर्म्ड कंसेंट इज रिक्वायर्ड फॉर research participation correct. The physician named on the consent must perform the होना चाहिए, तो ये भी सही है। The consent form cannot be revoked once signed, तो ये आपका गलत है। And a parent or legal guardian is required to sign a minor, तो ये सही है। In which of the following situations should a radiographer wear protective eye goggle? किस कंडीशन में रेडियोग्राफर को प्रोटेक्टिव आई गॉगल की ज़रूरत होती है? व्हेन परफॉर्मिंग अपर GI रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन, असिस्टिंग द रेडियोलॉजिस्ट ड्यूरिंग एंजियोग्राम, व्हेन असिस्टिंग रेडियोलॉजिस्ट इन ए बायोप्सी और एस्पिरेशन प्रोसीजर्स। करेक्ट, तो आपका 2 और 3 सही है। ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द रिव्यूइंग ए पेशेंट्स ब्लड केमिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड यूरिया नाइट्रोजन रेंजेस इज कंसीडर नॉर्मल। जब हम रिव्यू करते हैं पेशेंट के ब्लड केमिस्ट्री को, तो कौन सा आपका ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जो है रेंज वो नॉर्मल समझी जाती हैं, ये बताना है। तो आपका 8 to 25 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर जो है ये ब्लड यूरिया नाइट्रोजन की नॉर्मल रेंज है। ठीक है, एंड क्रिएटिनिन की जो नॉर्मल रेंज जो होती है वो क्या होती है? 0.6 to 1.5 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर, ये क्रिएटिनिन की नॉर्मल रेंज है, ये याद रखना ज़रूरी है। ठीक है, प्रोसीजर्स रिक्वायर इंट्रावेस्कुलर आयोडीनेटेड कंट्रास्ट एजेंट फॉर पेशेंट्स बीइंग ट्रीटेड विद मेटफॉर्मिन फॉर टाइप 2 डायबिटीज शुड रिसीव द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। कौन सा प्रोसीजर है जो कि IV कंट्रास्ट आयोडीनेटेड कंट्रास्ट रिक्वायर करता है, जो इसको ट्रीट करते हैं मेटफॉर्मिन से फॉर टाइप 2 डायबिटीज? शुड बी रिसीव द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस। कौन से फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस ज़रूरी हैं? डिसकंटिन्यू एट द टाइम ऑफ प्रियर टू द एग्जामिनेशन एंड विद होल्ड 48 आवर्स फॉलोइंग एग्जामिनेशन। करेक्ट ऑप्शन है मेटफॉर्मिन को हम डिसकंटिन्यू कर देंगे एग्जामिनेशन के टाइम, और इसको 48 आवर्स के लिए सस्पेंड रखेंगे। ठीक है, let's see next question. All of the following are forms of mechanical obstruction seen in neonates or infants except। सभी मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन हैं जो कि नियोनेट्स या फिर इन्फेंट्स में देखे जाते हैं, एक्सेप्ट कौन सा नहीं है पूछ रहा है। तो पैरालिटिक इलियस, मेकोनियम आइलियस, वॉल्वुलस, इंटरसेप्शन। तो ये पैरालिटिक आइलियस आपका मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, मेकोनियम आइलियस है, वॉल्वुलस भी है, इंटरसेप्शन भी है। तो वॉल्वुलस या और इंटरसेप्शन दोनों इन्वॉल्व करते हैं मैकेनिकल क्लोजर और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल ल्यूमन बाय द चेंज इन द कंटिन्यूअस पाथवे ऑफ GI ट्रैक्ट। ठीक है, वॉल्वुलस कैसे होता है? ट्विस्ट हो जाता है बावल अपने आप में एंड कॉज करता है ऑब्स्ट्रक्शन को। इंटरसेप्शन में क्या होता है? टेलीस्कोपिंग जो होती है बावल कॉज करती है ऑब्स्ट्रक्शन को। एंड मेकोनियम आइलियस क्या होता है? ये आपका एक तरीके का मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन होता है, जो कि मेकोनियम क्या होता है? पहला फीसिस जो न्यू बॉर्न का सबसे पहली बार का फीसिस होता है ना, वो वाला जो कि हार्ड होके उसका पाथ को रोक देता है, ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, उसको मेकोनियम आइलियस बोलते हैं। एंड पैरालिटिक जो ये है, तो ये आपका पैरालिटिक आइलियस ये होता है ऑब्स्ट्रक्शन कॉज्ड बाय लॉस ऑफ
पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की कमी की वजह से ये होता है, तो ये मैकेनिकल नहीं है, ठीक है। एंड द पेन एक्सपीरियंस्ड बाय एन इंडिविजुअल हुज कोरोनरी आर्टरीज आर नॉट कन्वेइंग सफिशिएंट ब्लड टू द हार्ट इज कॉल्ड। तो जो पेन होता है एक्सपीरियंस होता है बाय इंडिविजुअल जिसकी कोरोनरी आर्टरीज सफिशिएंट ब्लड हार्ट तक नहीं पहुंचा पा रही हैं, तो उसको कौन सा पेन बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है। एंड टैकीकार्डिया क्या होता है, इंक्रीज्ड आपका जब हार्ट रेट होता है उसको टैकीकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया स्लो डाउन जब हो जाती है हार्ट रेट तो उसको आपको बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया, ठीक है। टैकीकार्डिया आपका रैपिड हार्ट रेट, ब्रेडिकार्डिया स्लो हार्ट रेट। एंड सिनकप क्या होता है, ये जो फेंटिंग को सिनकप बोलते हैं, ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। एमआरआई प्रोसीजर इज कंट्राइंडिकेटेड फॉर ए पेशेंट हु हैज़। एमआरआई किस टाइप के पेशेंट्स के लिए कंट्राइंडिकेटेड होती है, तो ये आपके जिसमें कॉक्लियर इम्प्लांट्स हैं उसमें कंट्राइंडिकेटेड है, ठीक है। एंड लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग नॉन आयनिक वाटर सोल्यूबल कंट्रास्ट मीडिया इंक्लूड। जो नॉन आयनिक वाटर सोल्यूबल कंट्रास्ट मीडिया है उसके क्या एग्जांपल्स हैं पूछा जा रहा है। कॉस्ट कंटेनमेंट, बेनिफिट्स, लो टॉक्सिसिटी, फीवर एडवर्स रिएक्शंस। सो आपका लो टॉक्सिसिटी होती है एंड फीवर एडवर्स रिएक्शंस होते हैं। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ए रेडियोग्राफर शुड रिकॉग्नाइज दैट जेरोंटोलॉजिक पेशेंट्स जो होते हैं ऑफन हैव अंडरगोन फिजिकल चेंजेस दैट इंक्लूड लॉस ऑफ मसल मास, बोन कैल्शियम, मेंटल अलर्टनेस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका वेट। करेक्ट ऑप्शन वेट। तो जो जेरोंटोलॉजिक पेशेंट्स है उसमें मसल मास होगा एंड बोन कैल्शियम का लॉस होगा, मेंटल अलर्टनेस का लॉस नहीं होता है हमेशा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू रिगार्डिंग टू मेंबर टीम परफॉर्मिंग मोबाइल रेडियोग्राफी ऑन ए पेशेंट विद MRSA प्रिकॉशन। तो इस कंडीशन में क्या आपको प्रिकॉशंस लेने हैं ये बता रहे हैं। One radiographer remain clean, that is he or she or has no physical contact with the patient. Radiographer who position the mobile unit also makes the exposure. And radiographer who positions cassette also retrieves the cassette and removes it from the plastic protective cover. तो इससे पूछ रहे हैं करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है। तो जो रेडियोग्राफर है उसको रिमेन रहना है क्लीन, एक को जो कि आपका फिजिकल कांटेक्ट में नहीं होगा पेशेंट के। रेडियोग्राफर जो कि पोजीशन कर रहा है मोबाइल यूनिट को वो एक्सपोजर भी करेगा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें आपका जो है वो है 1 and 2 ओनली। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। सिम्टम्स एसोसिएटेड विद द रेस्पिरेटरी रिएक्शंस टू कंट्रास्ट मीडिया इंक्लूड। जो रेस्पिरेटरी रिएक्शन से आपके सिम्टम्स क्या क्या आते हैं, स्नीजिंग, hoarseness and wheezing। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर D 1, 2 and 3 all। So while in your care for radiologic procedure a patient asks to see his medical record chart, which of the following is appropriate response। तो उस कंडीशन में आप उसको क्या कहेंगे। तो इस कंडीशन में आप पेशेंट को इन्फॉर्म पेशेंट that records are healthcare providers to view, not for the patient. Inform the patient that you do not know how to access his record. Inform patient that he has the right to see his records but he should request to view them with his physician so that they are interpreted properly। हाँ, तो ऐसी कंडीशन में आपको पेशेंट से बोलना है कि वो अपने फिजिशियन से रिक्वेस्ट करे जिससे कि वो उसको अच्छे से इंटरप्रेट करके बताएंगे। एंड स्किन डिस्कलरेशन ओइंग टू साइनोसिस में बी ऑब्जर्व इन द। जो स्किन डिस्कलरेशन होता है साइनोसिस से रिलेटेड वो ऑब्जर्व होता है कैसे, तो ये आपका गम्स में, ईयरलोब्स में, टंग में, कहाँ से होता है, ये आपका गम्स एंड ईयरलोब्स में ऑब्जर्व होता है साइनोसिस में।
एंड ये डिसीज़ स्प्रेड बाय डायरेक्ट और क्लोज कॉन्टैक्ट, तो कौन सी डिसीज़ स्प्रेड होती है डायरेक्ट या क्लोज कॉन्टैक्ट से? MRS से, कंजक्टिवाइटिस, रोटा वायरस। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 1, 2 एंड 3 ऑल। ये तीनों ही डायरेक्ट या क्लोज कॉन्टैक्ट से आपकी स्प्रेड होती हैं। You receive an ambulatory patient for GI series as the patient is being seated on the X-ray table and he tells you he feels faint, so you should अब ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है? ले पेशेंट डाउन ऑन द एक्सरे टेबल, एलिवेट करेंगे पेशेंट लेग्स एंड प्लेस करेंगे टेबल स्लाइटली टेंडल वर्क, या फिर लीव करेंगे क्विकली कॉल फॉर हेल्प के लिए। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे? ले करेंगे पेशेंट को डाउन ऑन द एक्सरे टेबल और एलिवेट करेंगे पेशेंट की लेग्स को ऊपर कर देंगे, हेड डाउन कर देंगे, स्लाइटली टेंडल वर्क पोजिशन में ले आएंगे पेशेंट को। एंड द मेडिकल टर्म फॉर हाइव्स को मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं आर्टिकेरिया। ठीक है, आर्टिकेरिया जो होता है वेस्कुलर रिएक्शन होता है रिजल्टिंग इन डायलेटेड कैपिलरीज एंड एडिमा एंड कॉजिंग द पेशेंट टू ब्रेक आउट इन हाइव्स। ठीक है, ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड इन यूनिट्स ऑफ, ब्लड प्रेशर को किस यूनिट्स में मेजर करते हैं? तो ब्लड प्रेशर को मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी mmHg में मेजर करते हैं। नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है आपका कितना होता है? 110 से 140 मिलीमीटर Hg सिस्टोलिक अपॉन 60 to 80 मिलीमीटर Hg आपका कितना? ये डायस्टोलिक है। एंड आपका जो पल्स रेट होता है वो कितनी होती है? नॉर्मल 60 to 100 बीट प्रति मिनट होती है। नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है? 97.7 डिग्री फ़ारेनहाइट से 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। एंड रेस्पिरेशन रेट जो नॉर्मल होती है वो 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट होता है नॉर्मल। ठीक है, विच एथिकल प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू सिंसियरिटी एंड ट्रूथफुलनेस? कौन सा एथिकल प्रिंसिपल रिलेटेड होता है सिंसियरिटी से एंड ट्रूथफुलनेस से? ये पूछ रहा है। बेनिफिसेंस, ऑटोनॉमी, वेरासिटी एंड फिडेलिटी। ठीक है, ये पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका वेरासिटी है। वेरासिटी मतलब सिंसियरिटी इज नॉट ओनली टेलिंग द ट्रूथ बट ऑल्सो नॉट प्रैक्टिसिंग डिसेप्शन। ठीक है, तो ये आपका रिलेटेड होता है सिंसियरिटी या फिर ट्रूथफुलनेस से। एंड जो ऑटोनॉमी होती है वो इथिकल प्रिंसिपल होता है, रिलेटेड होता है थ्योरी से, दैट इज पेशेंट्स हैव द राइट टू डिसाइड व्हाट विल और विल नॉट बी डन विद देम। एंड बेनिफिसेंस क्या होता है? रिलेटेड होता है आइडिया ऑफ डूइंग गुड और बीइंग काइंड। एंड फिडेलिटी क्या है? फेथफुलनेस और लॉयल्टी होता है। ठीक है, मेडिकल टर्म फॉर कंजेनाइटल क्लब फुट के लिए मेडिकल टर्म्स पूछ रहे हैं। करेक्ट ऑप्शन है टेलिप्स। टेलिप्स कंजेनाइटल क्लब फुट के लिए टर्म होता है। टेलिप्स होता क्या है? ये होता है सेवरल टाइप ऑफ टेलिप्स जनरली करेक्टराइज होते हैं बाय डिफॉर्म्ड टेलस या फिर शॉर्टेंड एक्कील्स टेंडन गिविंग फुट ए क्लब फुट एपियरेंस। एंड ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस क्या है आपका? ये पेनफुल इनकम्प्लीट सेपरेशन ऑफ टिबियल ट्यूबरोसिटी होता है फ्रॉम टिबियल सेफ्ट से। इट इज़ ऑफन सीन इन एक्टिव एडोलसेंट बॉयज़। एंड कॉक्साप्लाना क्या है? कॉक्साप्लाना है आपका इस्चेमिक नेक्रोसिस लीडिंग टू फ्लैटनिंग ऑफ फीमोरल हेड। एंड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या है? कंजेनाइटल डिसऑर्डर होता है जो कि करेक्टराइज्ड होता है बाय वेस्टिंग ऑफ स्केलेटल मसल्स। ठीक है, इन विच व्हाट ऑर्डर शुड द फॉलोइंग एग्जामिनेशंस बी परफॉर्म्ड? जो फॉलोइंग एग्जामिनेशंस है किस ऑर्डर में, किसको पहले या बाद में परफॉर्म करेंगे, पूछ रहा है। अपर जीआई सीरीज, IVU एंड बेरियम। तो इसमें आपका पहले हम IVU करेंगे, फिर आप करेंगे बेरियम, देन अपर जीआई सीरीज। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइपोक्लोराइड ब्लीच या लाइजॉल आर एग्जाम्पल्स ऑफ। हाइपोक्लोराइड, क्लोरॉक्स एंड लाइजॉल किस चीज़ के एग्जाम्पल्स होते हैं पूछ रहा है, तो ये डिसइंफेक्टेंट होते हैं।
डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं, ये रेडियोलॉजी में यूज होते हैं क्लीनिंग के लिए, रिमूव करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। एंड एंटीसेप्टिक्स क्या होते हैं, ये स्टॉप करते हैं ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है। एंटी फंगल क्या होते हैं, एडमिनिस्टर होते हैं सिस्टमिकली या टॉपिकली ट्रीट करते हैं या प्रिवेंट करते हैं फंगल इन्फेक्शंस को। एंटी बैक्टीरियल क्या होते हैं, एडमिनिस्टर्ड करते हैं सिस्टमेटिकली एंड एक्सटर्नली। एंड टेट्रासाइक्लिन एक तरीके का सिस्टमिक एंटीबैक्टीरियल मेडिकेशन होता है, ठीक है। सो इट्स डन, थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, फॉलो फॉर द मोर। एंड आप लोग को जो भी डाउट हो वो कमेंट कर सकते हैं एंड इसको रिवाइज कीजिए। लाइक टिल देन फॉलो फॉर द मोर।